Hi guys, welcome to this session, and it is a level 2 session. All my students, you already know what do we do in this session. So we will move ahead. In this session, I will also take a few headlines from here and there apart from the editorial and business page. So let us look at this first headline which is there, and what does it say? India's case trajectory worse than US and Brazil. This word we have discussed a lot, and case trajectory matlab the way the cases are moving forward, the number of cases are increasing. So let me give you an example. Now, look at this blue line. This is the United States trajectory. United States में cases कैसे बढ़े हैं, and this yellow, or yeah, this is Brazil, and this red one is India. So if you look at the trajectories, USA का देखो कैसे हुआ, पहले थोड़ा सा डाउन भी गया, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउन जाके और फिर अचानक से इसका सडन राइज हुआ है। इंडिया के देखो काफ़ी दिनों तक ये फ्लैट गया और अचानक से देखो इसका ट्रैजेक्टरी कैसे बन रहा है। सो जो ये पाथ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कर्व पाथ अगर फेंकते हैं और जो बनाता है उसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा इसको। सो इट्स द सेम वर्ड। इंडियाज केस ट्रैजेक्टरी मतलब इंडिया के केस के नंबर्स, इंडिया के केस के नंबर्स जिस तरीके से बढ़े, ठीक है ना। Now, look at this comparison. The shifting of epicenters. The shifting of किस चीज़ का? Epicenters का। और आपको पता है कि what is the meaning of epicenter? The place from where it is said that an earthquake originates. ठीक है ना। तो आप देखो कि पहले जो 1 मिलियन केसेज हुए उसमें दिल्ली एक बड़ा सा एपिसेंटर था, मुंबई था और साउथ इंडिया में थे। अभी साउथ इंडिया में देखो ज़्यादा केसेज नज़र आ रहे हैं, दिल्ली में थोड़ा सा कम है, और ये नॉर्थ, ये जो बिहार का एरिया है इसमें भी बढ़ गया है। तो एपिसेंटर्स ऐसे शिफ्ट हुए हैं। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज, जिसमें एक हेडलाइन है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आपको जम्मू कश्मीर का न्यूज़ तो पता होगा कि वहाँ पे नए क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। आप ये देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर विल इनिशिएट डायलॉग। क्या कह रहे हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉरी, कि हम लोग डायलॉग को शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। किस चीज़ के लिए? टू अशर इन पीस। अब आपको अशर इन का मतलब पता है ना, पीस ले आना। अगर यही अशर आउट कह देते तो मतलब पीस बाहर ले जाना। कई बार बताया मैंने आपको, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. Let me see if I have to show you something on the next page. Yes, there are two headlines. Now let us see. Keep tab on home isolated patients. Keep tab का मतलब keep a watch, उन पे नज़र रखिए, ठीक है ना। कीप टैब का मतलब कीप अ वॉच। आई होप कि आप इसको नहीं भूलेंगे। एंड लेट मी शो यू वन मोर हेडलाइन हेयर, जहाँ पे हम लोग एक ईडियम भी रिवाइज कर सकते हैं। डीएम्स टू फेस द म्यूज़िक। और फेस द म्यूज़िक तो मैंने आपको बताया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये याद ही रहेगा। फेस द म्यूज़िक फॉर लेस टेस्ट। अगर लेस टेस्ट हो रहा है तो डीएम सजा के भागीदार बन सकते हैं। पुअर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी उनका काम ऐसा हो सकता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब किस कॉन्टैक्ट से कैसे फैला कोरोना। Alright, so that was all guys. Now let us move to our editorial page and let us see कि इसमें क्या है। And guys, please keep commenting. Now let's look at this headline, and before that look at this journalist. Her name is Varkha Dutt. Okay, from what is she saying? From Kashmir to Ayodhya, कश्मीर से लेकर अयोध्या तक, the BJP's total domination of politics. Look at this word domination, ठीक है ना। डोमिनेट का मतलब
डोमिनेट का मतलब हावी होना, ठीक है ना, और डोमिनेशन का मतलब वर्चस्व। तो ये जो बीजेपी का पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये पॉलिटिक्स पे इसका वर्चस्व हो गया है, डोमिनेशन हो गया है, हर जगह बीजेपी ही बीजेपी, इसी पे बरखा दत्त ने अपना आर्टिकल लिखा है। और ज़रा देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। द फेलियर ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का फेलियर हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले येट अगेन। अपोजिशन का जो फेलियर है, अपोजिशन की जो विफलता है, एक बार फिर से डिस्प्ले पे थी, मतलब एक बार फिर प्रदर्शित हुई सबके सामने। इट नीड्स अ न्यू लीडर, इसको एक नया लीडर चाहिए, अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा चाहिए। समझ रहे बात? जरा देखते हैं कि इस फोटो के नीचे इन्होंने क्या लिखा है और ये फ़ोटो है क्या। आप देखिए कि ये है आज का अपोजिशन जो टिक नहीं पा रहा है बीजेपी के सामने कहीं भी। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब भी हैं, ये भाई साहब भी हैं, बहुत सारे भाई साहब हैं ना, ये भाई साहब भी हैं, आप इनको शायद नहीं पहचानते होंगे। तो ये सब क्या है कि ये सब पॉलिटिक्स में आए नहीं हैं, पापा का बिजनेस था तो खुद भी चले आए, बोले चलो भाई मज़े कर लेते हैं। क्या लिखा है बरखा दत्त ने? द अपोजिशन इज ईदर सेटिंग इट सेल्फ एज ए माइनर वेरिएंट ऑफ द बीजेपी। जो अपोजिशन है वो बीजेपी का ही माइनर वेरिएंट लग रहा है, थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए तो वो बीजेपी ही लग रहा है, अपोजिशन इस रोल में आ गया है। और गिविंग अप ऑलरेडी, या फिर हार मान ही ले रहा है। और काउंटरिंग न्यू पॉलिटिक्स विद ओल्ड रस्टी इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर नए तरीके की राजनीति को ये किस चीज़ से, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से काउंटर कर रहे हैं? पुराने और जंग लगे। ऑलराइट, ऑल थ्री मेथड्स विल फेल, सारे मेथड्स ये क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन हियर, द फ्रेजिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर ऑर्डर। अब यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? पिज्ज़ा का ऑर्डर नहीं, न्यूक्लियर ऑर्डर। न्यूक्लियर ऑर्डर मतलब न्यूक्लियर व्यवस्था, ठीक है ना। वो जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, वो क्या बोलता है? व्यवस्था। सब लोग व्यवस्थित रहिए, आराम से, हल्ला मत कीजिए। तो न्यूक्लियर ऑर्डर मतलब न्यूक्लियर व्यवस्था, सोशल ऑर्डर मतलब सोशल, सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर मतलब समाज की व्यवस्था, ठीक है ना। तो द फ्रेजिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर ऑर्डर, न्यूक्लियर बॉम्ब सुना है ना आपने, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना है, तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पूरे दुनिया ने मिलकर कुछ कुछ ट्रीटीज़ बनाई हैं जिससे कि न्यूक्लियर व्यवस्था बरकरार रखे। ऐसा ना कि कोई किसी पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक के मार दे और पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए। ये जो न्यूक्लियर ऑर्डर बनाया है दुनिया ने, उसका क्या चीज़? फ्रेजिलिटी। अब देखो, फ्रेजाइल बताया था मैंने आपको, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है ना। तो यही फ्रेजाइल होने की क्षमता, उसी को फ्रेजिलिटी बोल दिए। जैसे सैड और सैडनेस था, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेजाइल और फ्रेजिलिटी। ओके। 75 ईयर्स लेटर, 75 साल बाद, द वर्ल्ड इज़ मोर अनसेफ, वर्ल्ड आज भी ज़्यादा अनसेफ है। टुडे वी विल गो अहेड एंड वी विल फिनिश दिस आर्टिकल, ओके, एंड लेट अस सी कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम्स के बारे में क्या कहता है राइटर। नाउ लुक एट दिस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। रिकॉग्नाइजिंग द प्राइमेसी ऑफ अर्ली एजुकेशन। देखो, हमारे यहाँ जो अर्ली एजुकेशन है, जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, वो अभी भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, प्राइमरी स्टेजेस में है। यही कह रहा है कि अर्ली एजुकेशन का जो प्राइमेसी है, ये जो अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और क्या कहता है? बाई कॉलिंग इट द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर। किस चीज़ को ग्रेटेस्ट? इक्वलाइजर मतलब ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ को इक्वल बना सकता है, जो लोगों को इक्वल बना सकता है। तो ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर किसको कहा जा रहा है? एजुकेशन को। दो लोग, मान लो एक अमीर है और एक गरीब है, या किसी भी तरीके से इक्वल अगर सोसाइटी में नहीं है, सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है जो इक्वल बना सकती है उन दोनों को? एजुकेशन। तो एनईपी ने क्या कहा है? इसको सबसे बड़ा इक्वलाइजर कहा है।
और ले आउट किया है, बिछाया है, क्लियर लर्निंग टारगेट्स ले आउट किया है। एनईपी डज द राइट थिंग, एनईपी राइट थिंग कर रहा है। बिल्ड ऑन इट मतलब अब इस पे आगे बढ़ो, इस पे कुछ कंस्ट्रक्ट करो। ओके ओके, नाउ लेट मी मूव टू द बिजनेस पेज पे ये वाला न्यूज़ जो है ये तो हमने देखा था इस लेवल 1 के वीडियो में। लेट मी शो यू दिस। क्या लिखा है? ब्लीक व्यू। लुक एट दिस वर्ड BLEAK, ब्लीक। ब्लीक का मतलब एकदम छीन, क्या बोलते हैं, निराशा भरा। ब्लीक का मतलब निराशा भरा, जहाँ संभावनाएं एकदम कम हैं, ठीक है ना। योर फ्यूचर इज़ ब्लीक। क्या फ्यूचर कैसा है? तो ब्लीक है, मतलब अंधकार भरा है, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही घबराने वाली बात है, ठीक है ना। तो प्लीज़ लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी। अब मैं आपको इसके नीचे का लाइन पढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से पढ़ना आप। कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। आपको मैंने ये वर्ड बताया था, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब धारणा। तो अभी जो आर्थिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसमें कंज्यूमर की क्या धारणा है, ये जो सिचुएशन चल रहा है इसका कंज्यूमर ने क्या धारणा बनाया है। और देखो और क्या चीज़, एक चीज़ अभी आपने देखा, एम्प्लॉयमेंट सिनारियो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो सिनारियो है, ठीक है ना। एंड ओन इनकम इज सिग्निफिकेंटली लोअर दैट इन में, और अपना जो इनकम है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा लोअर है जितना कि मई में था। और तो इसमें कुछ, अब ज़रा इसको देखो, यहाँ पे एक और न्यूज़ क्या है, RBI मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट कंजम्पशन। मुझे तो लगता है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। RBI ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। एंड देयर इज़ नथिंग मोर इन इट। सो लेट मी मूव बैक टू द एडिटोरियल पेज एंड लेट अस डिस्कस दिस article which I had already told you that I will be discussing it with you. Before I start this article, let me have some water. "75 years after the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki, the world looks set to enter a new and more dangerous atomic age." हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद वर्ल्ड आज एक और डेंजरस एटॉमिक एज में जाने के लिए एकदम सेट दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड एक और डेंजरस एज में जाएगा। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मैं आपको वर्ड दिखा दे रहा हूँ, कौन सा वर्ड हम लोग को अभी इम्पॉर्टेंट है, प्रोलिफरेशन। देखो PROLI, प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट का मतलब किसी भी चीज़ का नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसको हम लोग प्रोलिफेरेट कहते हैं। ओके तो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम दैट एग्जिस्ट टुडे इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द कोल्ड वार। रिजीम का मैंने बताया था शासन व्यवस्था, कार्यकाल, शासन व्यवस्था, इस तरीके की चीज़ रिजीम का मतलब होता है। तो कहता है, तो अभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। मतलब इसमें लोग साइन करते हैं और ये कहते हैं कि हम नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम है जो आज एग्जिस्ट करता है, ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, कोल्ड वार का। और कोल्ड वार मैंने बताया था आपको कि बहुत पहले 60s और 70s में US का एक कैंप होता था, USSR बोले रसिया का दूसरा कैंप होता था, और ये दोनों सीधे सीधे तो नहीं लड़ते थे, लेकिन वो मुंह फुला के और शीत युद्ध चलाते थे। दुनिया को दिखे नहीं कि युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा था। और कोल्ड वार के बारे में क्या कह रहा है कि दोज सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ओनली इन द स्केलेटल फॉर्म टुडे। उस समय के जो सर्कमस्टांसेस थे कोल्ड वार के, वो आज बस उनका ढांचा बचा हुआ है, स्केलेटन बचा हुआ है। इंडिया
A secondary victim of the earlier non-proliferation regime should ensure that this time it has a seat at the high table when the rules of a nuclear order are shaped. देखो कितना अच्छा सजेशन है इंडिया के लिए कि इंडिया जो एक सेकेंडरी विक्टिम था अर्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम का, उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए, शुड इंश्योर, कि इस टाइम जब एक नया न्यूक्लियर ऑर्डर शेप किया जाएगा, एक नया न्यूक्लियर व्यवस्था बनाया जाएगा, उसमें इंडिया को एक सीट मिले उस हाई टेबल पे, मतलब इंडिया का भी उसमें इंपॉर्टेंट प्लेस हो. ऑलराइट, देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस व्हाई द प्रेजेंट नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग. आपको समझ में आ गया? अभी जो प्रेजेंट नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब किसी ने दिया नहीं है, ऑर्डर मतलब स्ट्रक्चर, व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है अभी स्ट्रगल कर रही है, मतलब बहुत मुसीबत में है. ठीक है ना, कोई भी चीज़ स्ट्रगल कर रहा है मतलब मुसीबत में है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ओरिजिनल ऑर्डर वॉज कंस्ट्रक्टेड. अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द ओरिजिनल ऑर्डर वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड वाशिंगटन एंड मॉस्को. आपने कोल्ड वार में देख लिया, एक यूएस का ग्रुप था, एक यूएसएसआर का ग्रुप था, तो यूएस का ग्रुप को वाशिंगटन बोल दिए और यूएसएसआर को मॉस्को बोल दिए. तो बोला कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो अभी चल रहा है, ये पहले सिर्फ वाशिंगटन और मॉस्को के बीच के लिए बना था. ठीक है ना. और देखो इसके बारे में क्या लिखा है, दिस टू कैपिटल्स स्टिल कंट्रोल सम 90% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्मामेंट्स. न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का 90% अभी भी टोटल वर्ल्ड का किसके पास है? वाशिंगटन और मॉस्को के पास है, मतलब यूएस और यूएसएसआर के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया के पास है. और देखो न्यूक्लियर आर्म्स को आर्मामेंट लिखा है, तो आप जरा आज डिक्शनरी में जाके देखिएगा कि आखिर आर्मामेंट में ऐसा क्या चीज़ है कि इसको आर्मामेंट बोला गया, सिर्फ आर्म्स ही क्यों नहीं बोला गया? ओके, सो दिस इज़ योर वर्ड, प्लीज़ गो अहेड, लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी एंड पोस्ट द मीनिंग इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट. But Russia's nuclear future is limited by its small economic base. धीरे धीरे क्या हो गया है कि रसिया का जो इकोनॉमिक बेस है वो सिकुड़ कर अब बहुत छोटा हो गया है. अब रसिया एक उतना बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं रहा. ठीक है ना. तो रसिया का जो न्यूक्लियर फ्यूचर है वो तो लिमिटेड हो गया इसका इकोनॉमिक बेस से. जब इकोनॉमिक बेस ही छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियर फ्यूचर भी छोटा होगा. चाइनाज आर्सेनल, चाइना के बारे में क्या रहा है? चाइनाज आर्सेनल, और आर्सेनल का मतलब आपको पता है हथियारों का जखीरा. ठीक है ना. आर्सेनल का मतलब कलेक्शन ऑफ वेपन्स. तो चाइना का जो आर्सेनल है, कैसा आर्सेनल? न्यूक्लियर आर्सेनल, अनफेटर्ड बाय एनी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट. अनफेटर्ड मतलब अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड. ठीक है ना. तो आप इसको देख लीजिए, जब भी कोई चीज़ फेटर अवे होता है मतलब उस पर लिमिटेशन लगता है, उस पर पाबंदियाँ लगती हैं, वो चीज़ रुकता है, उसका ग्रोथ कम हो जाता है. और अनफेटर्ड कोई चीज़ है मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है. प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. तो चाइना का जो आर्सेनल है ये किसी भी आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट से फेटर नहीं हुआ, मतलब दबा नहीं, रुका नहीं, अनफेटर्ड रहा. ग्रू 21% बिटवीन 2012 एंड 2019, और 2012 से लेकर 2019 तक कितना बढ़ गया? 21% बढ़ गया. क्यों? क्योंकि किसी भी आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट से ये फेटर नहीं हुआ, मतलब रुका नहीं. ओके, अनफेटर्ड, दिस इज योर वर्ड. एंड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स बजट इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और चाइना का भी न्यूक्लियर वेपन पे जो ये बजट खर्च करता है ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है. आगे देखिए, मोर वरिंगली, मतलब कि ज़्यादा चिंताजनक बात क्या है? मोस्ट एस्टिमेट्स से पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर वारहेड काउंट. बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट्स भी हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा बढ़ता हुआ न्यूक्लियर वारहेड काउंट है. वारहेड मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स का काउंट है. India is also growing, though New Delhi's investments have been more directed at survivability and deployment than numbers. इंडिया भी ग्रो कर रहा है, लेकिन न्यू दिल्ली का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ पे है? सर्वाइवेबिलिटी, सर्वाइव करने पे है. ठीक है ना. और मतलब इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कितने सर्वाइव कर सकें, और डिप्लॉयमेंट पे है, कहाँ कहाँ ये अपना न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर सके.
ये ज़्यादा बनाना नहीं चाहता है, इंडिया ज़्यादा नंबर्स बढ़ाना नहीं चाहता है, इंडिया सर्वाइव करने के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए, ओके, कहाँ कहाँ इनकी तैनाती की जाए। इसमें क्या कहता है, थ्रो इन नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर प्रोग्रेस, मतलब थ्रो इन मतलब ये जो अभी न्यूक्लियर का बातचीत चल रहा था, अभी आपने इंडिया के बारे में बात किया, चाइना के बारे में बात किया, रशिया और यूएस के बारे में बात किया, इसमें अब आप थ्रो इन कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए क्या चीज़, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्रेस, इजराइल्स कोवर्ट एटॉमिक आर्सेनल, कोवर्ट का मतलब आपको मैंने बताया था, जो चोरी छुपे किया जाए, जो छुपा के किया जाए, जो दिखा के ना किया जाए, तो इजराइल का जो एटॉमिक आर्सेनल है, मतलब एटॉमिक बॉम्ब्स का जो जखीरा है वो कोवर्ट है, इजराइल किसी को बताया नहीं है, छुपा हुआ है। ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशंस, ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है, जो इसका मतलब अपना ये न्यूक्लियर एनर्जी के साथ करना चाहता है, एंड जापान्स पोटेंशियल, और जापान की जो क्षमता है, अगर आप ये सारी चीज़ें मिला दीजिए ऊपर वाले डिस्कशंस में, तो इट बिकम्स एविडेंट दैट द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स लाइज इन एशिया। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का फ्यूचर कहाँ लाई कर रहा है, एशिया में। बट एशिया हैज़ नो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, पुअरली आर्टिकुलेटेड डॉक्ट्रिन्स, no nuclear hotlines or monitoring agreements, and 2 of the nuclear arsenals are managed by rogue states. Let us see here कि हमने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, इन सब की बात कर लिया, और जो राइटर कहता है कि अगर आप इसमें नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्रेस, इजराइल का आर्सेनल, ईरान का एम्बिशन और जापान का पोटेंशियल अगर आप ऐड कर देंगे, तो इट इज़ क्लियरली विजिबल, क्लियरली एविडेंट कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का फ्यूचर है वो एशिया में है। लेकिन एशिया के पास क्या नहीं है, नो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, आर्म्स के रेस को कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रीटी नहीं है। पुअरली आर्टिकुलेटेड डॉक्ट्रिन्स, मतलब डॉक्ट्रिन क्या, ए सेट ऑफ बिलीफ्स जिस पे आप काम करते हैं, मैंने आपको ये वर्ड कई बार डिस्कस किया है। तो कोई पुअरली आर्टिकुलेटेड डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन मतलब विचारधारा, प्रिंसिपल्स, तो वो पुअरली आर्टिकुलेटेड है, ठीक से उनको आर्टिकुलेट भी नहीं किया है। नो न्यूक्लियर हॉटलाइंस, कोई न्यूक्लियर हॉटलाइंस नहीं है, हॉटलाइंस मतलब जिस पर डायरेक्ट देश के, दो देशों के नेता बात कर सकें। एंड मॉनिटरिंग अग्रीमेंट्स, मॉनिटर करने का भी कोई अग्रीमेंट नहीं है। और जो 2 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं इसमें, वो किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, रोग स्टेट्स, गुंडा मवाली स्टेट्स। तो एक तो पाकिस्तान हो गया रोग स्टेट, और इसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, एक मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया को कह सकते हैं, या फिर पता नहीं, शायद चाइना को भी कह सकते हैं। द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन in its own disjointed way recognizes that the United States is held back in the Indo-Pacific by commitments it made to the Soviet Union. इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो ये पूरा क्षेत्र है उसी को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि ये तो यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसने रशिया को कोई कमिटमेंट किया था। It sensibly scrapped the intermediate range nuclear forces treaty. इसने क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया इस ट्रीटी को। It has a case for arguing that a new strategic arms reduction treaty should cover not only the US and Russia but also China. इसके पास एक मुद्दा भी है जब ये बात ये आर्ग्यू करता है कि ये जो नया स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है इसमें सिर्फ यूएस और रशिया को नहीं बल्कि चाइना को भी कवर करना चाहिए, ये अमेरिका कहता है। लेकिन देखो उसी के साथ और क्या कह रहा है, बट लैक्स द डिप्लोमेटिक कोहेरेंस टू अकम्प्लिश दिस मतलब इसको पाने में ये क्या चीज़ लैक कर रहा है, डिप्लोमेटिक कोहेरेंस। और मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ कोहेरेंट है तो इसका मतलब उसमें तालमेल बढ़िया है, ठीक है ना। और आप फिजिक्स में पढ़ना है कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, कोहेरेंट जिसमें तालमेल अच्छा है। ऑलराइट, सो गाइज दैट विल बी ऑल। आप इसको जाके अपने खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, सो यू गो अहेड एंड यू रीड दिस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।